Good afternoon, everyone. I think Stella ma'am is there. Yes, sir. She has just logged in. I'm there. Good afternoon. Okay. So, just a disclaimer, everyone. So, and it's a request also. I'm requesting all the participants to keep your video on, please. Okay. Wherever you are now, it may be in your clinic, it may be in your hospital, but please keep your video on and please rename yourself. Those who are connected with F19, maybe with the Oppo F19 and other devices, so you please rename yourself so that we can just ask, because in this session it has to be an interactive session. So I'm going to ask you so many questions, so you have to put your answer in the chat box. Sudeep sir? Sudeep sir, hello. Yes, yes. Yeah. Can I say that in Hindi just to make them comfortable? Yeah. Yeah. So Sudeep sir, आप सबको request कर रहे हैं कि आप जहां पर भी हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें, और दूसरा रिक्वेस्ट उनका ये है कि जिन्होंने अभी तक रीनेम नहीं किया है, जैसे कि हमारे स्क्रीन में अभी दिख रहा है Oppo F19 और एक F65 समथिंग, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी समझने में कि वो कौन पार्टिसिपेंट है। सो काइंडली आप अपना रीनेम कर लीजिए। कुछ हेल्प चाहिए रीनेम के लिए तो भी हम हेल्प कर सकते हैं, और क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन होगा जैसे सुदीप सर बता रहे थे, सो प्लीज रीनेम कर दीजिए और वीडियो ऑन रखिए। थैंक यू। ओवर टू यू सुदीप सर। ओके, थैंक यू। एंड मैं बहुत सारा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको पता है, जिसको जितना भी नॉलेजेस है, हम लोग ट्रेनिंग इसलिए लेते हैं कि जब हमको पता नहीं होता है, तो इसमें कोई शर्मिंदा होने वाला बात नहीं। आप लोगों को जिसको जितना भी नॉलेजेस है, आप लोग चैट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस हम पूछने वाला है, मैं पूछने वाला हूँ, उसका जवाब देने प्लीज दे देना। आप लोग मेरा पीपीटी देख पा रहे हो, स्लाइड देख पा रहे हो? Yes, yes, yes. ओके, सो मेरा लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी बोला था कि फ्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स, कितना मेन प्रिंसिपल्स क्या होता है पेन मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल्स है बाय द क्लॉक। बाय द क्लॉक मतलब पेन मैनेजमेंट का जो भी मेडिकेशंस है वो राउंड द क्लॉक, जो भी टाइमिंग्स मेंशन किया होता है ना टेबलेट्स में, उसी टाइमिंग्स में देना पड़ेगा। एंड बाय द लेडर, हम लोग पढ़ेंगे लेडर, तो लेडर के हिसाब से देना चाहिए। एंड जो भी क्लासेस का मेडिकेशंस हम यूज कर रहे हैं, उसी क्लासेस का मेडिकेशंस का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए कि सेम क्लास का 2 मेडिकेशन एक टाइम में एक आदमी को मिलना नहीं चाहिए, वो सब चीज। एंड अटेंशन टू डिटेल्स हम लोग देखेंगे, वो सब क्या है देखेंगे। क्या होता है, मैं आप लोगों को एक चीज बात बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा होता है कि जैसे 8 घंटा कोई मेडिकेशन अगर टीडीएस में मिलता है, तो मतलब 8 आवरली मिलेगा, तो इन लोगों का टाइमिंग ऐसा होता है, समझ लीजिए कि 7 AM 3 PM एंड 11 PM। सो बहुत सारे पेशेंट है जो कि रात को 11 बजे तक जगा नहीं रहता है। एंड पेशेंट का केयर गिवर आके, आप लोग ऑन ड्यूटी नर्स हो तो आप लोगों को वो आके रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ ब्रदर या सिस्टर, मेरा पेशेंट ना थोड़ा जल्दी सोना चाहता है, आप अगर बुरा ना मानो तो रात को 11 बजे का जो मेडिसिन है वो आप रात को 10 बजे तक दे सकते हो क्या? सिस्टर ऑल्सो सो काइंड हार्टेड, तो सिस्टर ने इसको 11 बजे का मेडिसिन 10 बजे उनको दे देता है। ये ठीक है, पेशेंट सोना चाहता है तो ठीक है दे देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों में से कोई लोग ऐसा होता है कि पेशेंट को मेडिसिन 10 बजे दिया है, बट जो चार्ट में लिखा है वो तो टाइमिंग 7-3-11 लिखा हुआ है ना, तो साइन जो करता है वो 11 o'clock को करता है। तो ये सबसे बड़ा गलतियां होता है, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग को जब नाइट ड्यूटी वाले सिस्टर चले जाते हैं और पेशेंट को वहां पे 1 घंटा पहले मेडिकेशन देने के लिए, और समझ लीजिए कि सुबह के मेडिसिन देते हुए 15 मिनट लेट हो गया, तो कुल मिला के 1.5 आवर्स का एक जो लेग आता है, उसके लिए पेशेंट को पेन जल्द से जल्द आ जाता है।
एंड पेशेंट को उस टाइम पे वो मेडिकेशन 7 बजे का मेडिकेशन देने से भी वो पेन कम नहीं होता है, एंड बहुत बार ऐसा देखा गया कि पेशेंट को इंजेक्शन देना पड़ता है। एंड मेडिकल टीम जब भी राउंड में आता है तो पेशेंट को पूछा कैसा है आपका पेन आज, तो बोलेगा हाँ ऐसे तो ठीक ही था, लेकिन आज सुबह सुबह इतना पेन हुआ, मेरे सिस्टर जी को ना मुझे इंजेक्शन देना पड़ा। लेकिन वहां पे सिस्टर को भी पता नहीं है कि नाइट ड्यूटी सिस्टर ने वो 1 घंटा पहले दे दिया था, क्योंकि उनका साइन तो 11 बजे में ही है। एंड पेशेंट ने भी वो बात नहीं बताया, क्योंकि पेशेंट को लगा कि ये कोई बोलने वाला बात थोड़ी है। तो ये सब चीजों में क्या होता है, ये जो बाय द क्लॉक जो होता है वो मेंटेन नहीं होता है बहुत बार, एंड उसके सफरिंग पेशेंट को होता है। एंड जो डॉक्टर टीम है, मेडिकल टीम है, उन लोगों को एक गलत फहमी में होता है कि अभी का जो डोज चल रहा है वो शायद पेशेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो इन लोगों ने क्या करेगा, नेक्स्ट विजिट में इनको वो डोज बढ़ा के देंगे, मे बी उनके लिए वो ज्यादा डोज होना मतलब हो जाएगा, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकता है। तो एज ए नर्स हम लोगों को वो सब चीज देखना पड़ेगा। अगर क्लास का बात करें तो एक जो हमारे जो WHO एनालिसिस लेटर जो हमने थोड़ा बाद में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे बहुत सारे क्लासेस है, डिफरेंट क्लासेस का ड्रग्स है। तो एक जो कुछ ड्रग्स एक क्लास दूसरे क्लास के साथ यूज नहीं होता है, कुछ बातें ऐसा होता है कि सेम क्लास का 2 मेडिकेशन चलने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सेम क्लास का 2 मेडिकेशन चलेगा तो उल्टा साइड इफेक्ट आएगा। तो वो सब बहुत सारे चीज हम लोगों को देखना पड़ता है। अगर बाय द रूट बताएंगे तो इजीएस्ट रूट बेसिकली ओरल ही होता है। जो पेशेंट लोग सब मेडिसिन जितना हो सके ओरली लेने के लिए ही हम लोग इंश्योर करते हैं, बट बाय चांस अगर कोई पेशेंट ओरली ले नहीं पाता है तो उन लोगों को सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल एंड अदर जो भी रूट्स है जो आपकी इंस्टीट्यूट के हिसाब से एक्सेसिबल है एंड रेपिडली यूजेबल है, वो आप कर सकते हैं। अटेंशन टू डिटेल्स बोल के वहां पे एक चीज था, तो अटेंशन टू डिटेल्स मतलब क्या क्या चीज, तो सबसे पहला चीज है करेक्ट द करेक्टेबल्स। करेक्ट द करेक्टेबल्स मतलब कुछ चीजें ऐसा होता है कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स होता है, कुछ चीजें नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होता है। जो चीजें मॉडिफाइबल फैक्टर्स है जिसका वजह से वो पेन एक ट्रिगर पॉइंट में, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि पेलिएटिव फैक्टर एंड प्रोवोगेटिव फैक्टर। तो क्या क्या वैसा प्रोवोगेटिव फैक्टर होता है जो कि वो छोटे छोटे चीजों के लिए प्रोवोक होता है, दो छोटे छोटे चीज दो हम लोगों ने मॉडिफाई कर सकता है, ये सब चीज मॉडिफाई करना चाहिए। एंड कभी कभी लोगों को लगता है कि दवाई ने सब काम करेगा, नॉन जो भी दवाई वाला, दवाई से बढ़कर जो बाकी सब कुछ है वो सब तो ऐसे ही है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। समटाइम्स नॉन ड्रग थेरापी भी क्या होता है, ड्रग का एक्शंस को एनहेंस करता है। जैसे समझ लीजिए कि आपने पेन के लिए दवाई तो दिया, लेकिन साथ ही साथ पेशेंट को अगर एडवाइस किया कि आप दर्द वाला जगह में अच्छी तरह से मसाज कीजिए, हॉट कंप्रेशन दीजिए या फिर कोल्ड कंप्रेशन दीजिए, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके, तो वो पेशेंट को ज्यादा फायदेमंद होता है। एंड ड्रग जब हम यूज करेंगे तो लेडर के हिसाब से यूज करेंगे, वो लेडर हम लोग पढ़ेंगे। पेन मैनेजमेंट में हम लोगों को सबसे ज्यादा जो चीज ध्यान रखना है वो है कि नॉन फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, मतलब नॉन ड्रग थेरापी जो है वो सब चीज एंड ड्रग थेरापी दोनों एक साथ यूज करना है। ऐसा नहीं कि नॉन ड्रग थेरापी फेल हो गया अभी मैं ड्रग दूंगा, ऐसा नहीं। तो दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ जाएगा तो ज्यादा इफेक्ट होगा। में भी देखा जाएगा कि कम डोजेस में पेशेंट को ज्यादा इफेक्टिवनेस आ रहा है, तो वो पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा है। पेशेंट के लिए और एक चीज जो कि ओपीडी बेसिस हमारे पास पेशेंट आता है, तो उन लोगों को फैमिली मेंबर्स को समझाना बहुत बड़े बात होते हैं। सो पेशेंट कितना बार एसओएस डोज लिखा होता है सपोज, तो कितना बार पेशेंट ने लिया, कब कब लिया, कि तो वो सब टाइमिंग लिखने के लिए हम लोगों को बोलना चाहिए। हम लोग कभी नहीं बोलते वो चीज, ओपीडी नर्स होके जो लोग काम करते हैं उन लोगों को पता होगा, कभी भी नहीं बोलते कि आप लोग जितना बार ही एसओएस मेडिकेशन घर पे लेते हो तो उसका टाइमिंग एंड डेट एक पेपर में लिखो और नेक्स्ट विजिट में आते वक्त उसको लेके आओ, ताकि
डॉक्टर को पता चले कि एक दिन में 2 एसओएस डोज गया या फिर पूरा 15 दिन में सिर्फ 3 ही एसओएस डोज गया, तब पता चलेगा एंड आप लोग अच्छी तरह से उसको मेंटेन भी कर पाओगे। तो फैमिली टीचिंग एक बहुत बड़ा अहम बात होता है, क्योंकि अगर फैमिली आपके पास आके अच्छी तरह से बोल नहीं पाएगा तो आप अच्छी तरह से एसेस नहीं कर पाओगे, आप एसेस नहीं कर पाओगे तो मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं होगा। अगर हमने देखा कि कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापीज, तो मे बी फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, मेडिटेशन, म्यूजिक, डिस्ट्रैक्शन, प्रेयर प्रेयर मसाज, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, होम रेमेडीज, बहुत सारे चीज होता है। लेकिन उसमें हर एक चीज डिपेंड करेगा कि आपका पेशेंट का सीवियरिटी ऑफ पेन कितना है। आप सपोज पेन एकदम, पेशेंट अभी पेन में चिल्ला रहा है, अभी आप जाके अगर बोलोगे कि हाँ ये ले लो, थोड़ा गाना सुनो, आपको अच्छा लगेगा, पेशेंट आपको धमकी देगा, वहां पे पेशेंट आपके ऊपर भड़क जाएगा, क्योंकि वो एक सिचुएशन नहीं होता है कि पेशेंट पूरा पेन में चिल्ला रहा है, पेशेंट का अटेंडेंस हेल्पलेस है और वहां पे जाके बोलो कि आप गाना सुनो, आप डिस्ट्रैक्ट हो, आपको डिस्ट्रैक्शन करने के लिए हम अभी आपको डांस दिखाएंगे, वो कोई बात नहीं होता है। वो डिपेंड करते है कि सिचुएशन कैसा है, पेशेंट वो चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, पेशेंट एक्सेप्ट करने का मूड में है कि नहीं, वो सारे चीज को देखते हुए ही हम लोगों को नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापीज को इम्प्लीमेंट करना है। अब हम देखें कि WHO एनाल्जेसिक लेटर, तो WHO एनाल्जेसिक लेटर का अगर बात करें तो वो WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली पेन मैनेजमेंट के लिए वो लेटर बनाया था। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट। लेकिन उन लोगों ने ये जो लेटर है, वो लेटर सिर्फ फिजिकल पेन के बारे में बात करते हैं, वो लेटर में कहीं में भी साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पेन के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। बट हम लोगों ने पहले वाला प्रेजेंटेशन में उस दिन सैटरडे के दिन हम लोगों ने देखा है कि टोटल पेन अगर हम लोग बोले तो वहां पे टोटल 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। बट WHO एनाल्जेसिक लेटर जब WHO ने बनाया तब उन लोगों ने एक चीज ध्यान दिया कि जब किसी का बॉडी में कुछ मतलब उसको जो तकलीफें होते हैं ना, तो वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं होता है। तो सबसे पहले उसका फिजिकल जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होना चाहिए। जैसे ही वो उनका फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो मतलब पेशेंट आपका बाकी का चीजों के लिए रेडी हो जाएगा एंड बाकी का जो भी तीनों एस्पेक्ट्स है वो हम लोग एक अच्छा काउंसलिंग के दौरान उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल हम लोग पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से वो चारों एस्पेक्ट्स में मैनेज कर सकता है। जैसे पहले WHO एनाल्जेसिक लेटर में हमारा जब फिजिकल पेन कम हो जाएगा तो बाकी का तीनों चीज को भी हम लोग एसेस कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे काउंसलिंग के दौरान। अच्छा, नाउ ओपन योर चैट बॉक्स। वहां पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे देखो WHO एनाल्जेसिक लेटर में टोटल 4 स्टेप है। सॉरी मैं भूल गया वहां पे बोलने के लिए। तो 4 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 4 भी एक होता है, बट बेसिकली स्टेप 4 बहुत सारे पेशेंटों में यूज नहीं होता है। तो स्टेप 1 का जो नाम है वो है नॉन ओपियोइड्स। वो नॉन ओपियोइड क्लास का जितना भी मेडिकेशन है वो उसमें आता है एंड हर एक जगह में आप देखोगे कि प्लस माइनस एडजुवेंट लिखा हुआ है। एडजुवेंट क्या है वो हम बाद में देखते हैं। स्टेप 2 में ओपियोइड है बट वो वीक ओपियोइड है, बट स्टेप 3 में स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स है। और स्टेप 4 जो होता है वो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट बोला जाता है। बेसिकली बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एनास्थेशिया डिपार्टमेंट में वो चीज होता है, नार्व ब्लॉक, बहुत सारे नार्व ब्लॉक किया जाता है, स्पिनोपेलेटाइन गैंग्लियन ब्लॉक, एपिड्यूरल ब्लॉक, वो सब ब्लॉक किया जाता है। वो जो नार्व ब्लॉक प्रोसीड्यूर है वो आता है स्टेप 4 में। एंड स्टेप 4 अगर पेशेंट फिटनेस है तो हम कोई भी स्टेप के साथ यूज कर सकता है। बट बहुत सारे पेशेंट पैलिएटिव केयर में आने के बाद उन लोगों का फिटनेस ही नहीं रहता है, जिसका वजह से स्टेप 4 इतना भी यूजफुल नहीं है। नाउ आप लोगों को ये बोलना है चैट बॉक्स में स्टेप 1 में कौन सा ड्रग आएगा।
कौन सा ड्रग्स स्टेप 1 में आएगा? आप लोग टाइप कर सकते हो पार्टिसिपेंट्स, हरी अप। सर टेबलेट पैरासीटामोल आएगा फर्स्ट में। पैरासीटामोल, यस। PCM is paracetamol only, yes. Next, आइबुप्रोफेन आएगा। और कोई Other than PCM, anything else? tramadol? No, tramadol, no. Not Okay. it. Yeah, brufen. Yeah, right. Brufen, yes. 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 Diclofenac, yes. PCM and analgesic. Which analgesic? Okay. किसी ने हैंड रेज किया था? किसने हैंड रेज Yeah, किया? Susmita. हाँ, you can unmute, madam. Tablet eterocoxib, good. Okay, so without wasting time, let's move next. So basically, अगर हम लोग ड्रग्स स्टेप 1 के ड्रग्स देखेंगे तो उसमें पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, जो जिसने ब्रूफेन लिखा है तो वो आइबुप्रोफेन है। आइबुप्रोफेन 400 mg का टेबलेट में अवेलेबल होता है। एंड ऑल काइंड्स ऑफ NSAID, रिमेंबर ऑल काइंड्स ऑफ NSAID like diclofenac, aceclofenac, eterocoxib, maybe lorazepam, so all those drugs, तो वो सब ड्रग्स स्टेप 1 में आता है। साथ ही साथ जो भी एंटी स्पाज्मोडिक्स है, जैसे समझ लीजिए कि स्पाज्मोडर्ट, हायोसिमैक्स, वो सब चीजों भी, हाँ, हायोसिबुथाब्रोमाइड, वो सब चीज भी स्टेप 1 में आता है। वो सब चीज स्टेप 1 में आता है। दीपा कुमार, हम लोग यहाँ पे ड्रग्स के बारे में बोल रहा है मैडम। आप वहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट बताया, गुड, बट अभी हम ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक्चुअली जो नॉन ओपियोइड्स हम लोग यूज करते हैं, नॉन ओपियोइड्स का कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, एंड वो साइड इफेक्ट्स एज ए नर्स हम लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली पैरासीटामोल ज्यादा अगर खाएंगे कोई पेशेंट तो उसमें लिवर डिजीज होने का चांसेस रहता है। कोई अगर ज्यादा NSAID यूज करेंगे तो उसमें गैस्ट्रिक अपसेट प्लस किडनी फंक्शन इंपेयरमेंट होने का चांसेस रहता है। एंड ऑल्सो हम लोग ये जो NSAID यूज करते हैं ना, NSAID क्या करते हैं, हमारे लीवर, हमारे बॉडी के लिए क्लोटिंग फैक्टर बनाते हैं। जो हमारा ब्लड काटने के बाद कोई भी जगह में कट गया तो इसके बाद जो ब्लड क्लॉट होता है तो वो क्लॉटिंग फैक्टर है, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर हमारे लीवर बनाते हैं। तो ये जो नॉन ओपियोइड्स क्लास के जो भी NSAIDs वहां पे जाता है तो वो क्या करते हैं, वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म को अच्छी तरह से काम करने नहीं देता है। तो जिसमें क्या होता है, वो बहुत सारे पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अगर कोई भी पेशेंट को कोई भी पेन मेडिकेशन चल रहा है तो हम लोगों को पीरियोडिकली रीअसेस करना चाहिए कि एक बार पेन का मेडिकेशन लेने के बाद उनका पेन रिलीफ कितना टाइम के लिए होता है। तो रिपीटेड रीअसेसमेंट हम लोगों को करना चाहिए। दूसरा है कि दो डिफरेंट NSAID एक टाइम पे नहीं मिलना चाहिए। कोई भी पेशेंट को समझ लीजिए कि डाइक्लोफेनिक भी चल रहा है, एसिक्लोफेनिक भी चल रहा है, तो वो दोनों चीज एक ही क्लास से है, दोनों NSAID है, तो दोनों चीज एक साथ में चलना नहीं चाहिए। एज ए नर्स वो चीज हम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। कोई पेशेंट को किडनी फंक्शन इंपेयरमेंट, कोई पेशेंट को लिवर फंक्शन इंपेयरमेंट है, बट वो हिस्ट्री जब डॉक्टर टीम ने लिया था तब पेशेंट लोगों ने बोला नहीं, बाद में आपको पता चला पेशेंट का केयर गिवर से कि बहुत दिन से किडनी का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। वहां वो चीज को मेडिकल टीम का नोटिस में लाना है कि ये पेशेंट को किडनी फंक्शन का कुछ हिस्ट्रीज है, तो फिर भी इसको ये NSAID चलना है कि नहीं है, जस्ट क्लियर करना है। फिर
कोई पेशेंट को अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के कोई चांसेस है, या तो फिर पेशेंट को फंगेटिंग वुंड है, या तो फिर पहले भी कई बार पेशेंट को एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से ब्लड गया है, या तो फिर ब्लीडिंग होने का हिस्ट्री है, स्टूल के साथ ब्लड हेमोरॉइड्स हुआ है, पेशेंट को ब्लड गया है स्टूल के साथ, सो ऐसा वाला पेशेंट में जब NSAID मिलता है तो वो चीज हम लोगों को मेडिकल टीम के फोकस में लाना चाहिए ताकि वो सब चीज एड्रेस हो अच्छी तरह से। नाउ स्टेप 2, कौन बताएगा कि स्टेप 2 क्या, कौन सा ड्रग्स है? स्टेप 2 का नाम था, यस, शुभा भरद्वाज। आप अनम्यूट कर सकते हो मैडम। Tramadol, ओके, ट्रामाडोल गुड। gabapentin, हाँ, gabanuron, anti. नो, No, sorry. Calpol-T हो जाएगा, then morphine one half. मॉर्फिन आएगा आपका स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स में। Yeah, strong. नाउ हम लोग सिर्फ स्टेप 2 के बारे में बात कर रहे हैं, और स्टेप 2 है वीक ओपियोइड। वीक ओपियोइड में क्या क्या आता है? फोर्टुइन ओपियोइड क्लास में नहीं आता है। यस, और कोई ट्राई करेगा? जो भी आता है, मन में जो भी आता है आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग क्लियर करेंगे। नहीं, मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग में आएगा, अभी हम वीक के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेप 2 का नाम है वीक ओपियोइड्स। आप लोगों को अगर भूल गए हो, देखो यहाँ पे देखो, स्टेप 2 मतलब वीक ओपियोइड्स, ओपियोइड्स फॉर माइल्ड, ओपियोइड्स फॉर मॉडरेट, तो वो सब वीक ओपियोइड्स है। स्टेप 2 मतलब वीक ओपियोइड्स, ठीक है। तो अभी जो हमारा स्टेप 2 ड्रग्स है वो वीक ओपियोइड्स होना चाहिए, मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग में आता है। फिर और गैस लगा लो निशा मैडम। इंजेक्शन डायनापर, नीलम कुमारी, इंजेक्शन डायनापर के अंदर डाइक्लोफेनेक है, और हमने बोला है कि स्टेप 1 में कि all kinds of NSAID is included, तो वो स्टेप 1 में all kinds of NSAID, और डाइक्लोफेनेक वहां पे NSAID में था, तो डायनापर जो है वो डाइक्लोफेनेक है, वो स्टेप 1 में आ जाएगा। PCM एंड ट्रामाडोल, PCM एंड ट्रामाडोल यस, अल्ट्रासेट के नाम पे आता है, वो सेम ही है, एक ही बात है। गाबापेंटिन नहीं है। ड्रोटिन बेसिकली एंटीस्पाज्मोडिक का काम करता है, तो ड्रोटिन वो आपको आएगा उसमें, सॉरी, ड्रोटिन वन काइंड ऑफ कॉक्स इनहिबिटर है, तो वो बेसिकली आपको स्टेप 1 में आएगा। कैल्पोल टी में क्या है? अच्छा, कैल्पोल विथ पैरासीटामोल विथ ट्रामाडोल में भी। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टेप 2 में जो ड्रग्स है वो है ट्रामाडोल, तापेंटाडोर, कोडेन, हाइड्रोकोडेन और ऑक्सीकोडेन, ठीक है। बट कोडेन एंड ऑक्सीकोडेन आजकल के जमाने में, आजकल वो सब दोनों बैंड है, तो वो यूज नहीं होता है, ठीक है। और हमारे पास अभी बचे हैं ट्रामाडोल एंड तापेंटाडोर। तापेंटाडोल टोपाल 50 के नाम पे आता है, आप लोग गूगल करके देख सकते हो। टोपाल 50 वो तापेंटाडोर है। एंड ट्रामाडोल वाइडली यूज होता है, पहले वो ट्रामाडोल का कैप्सूल्स भी मिलते थे, लेकिन आजकल वो पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में आने लग गया, एंड वो बाजार में अल्ट्रासेट के नाम पे मिलता है। अल्ट्रासेट बहुत सारे पेशेंट को आपने देखना कि मिलता होगा। अब कौन बता सकता है कि अल्ट्रासेट में पैरासीटामोल कितना है और ट्रामाडोल कितना है? कौन बोल सकता है? क्योंकि वो हमारा काम पे आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। ट्राई कीजिए। अल्ट्रासेट जो टेबलेट है उसमें ट्रामाडोल एंड पैरासीटामोल दोनों के कॉम्बिनेशन होता है,
यस, वो दोनों कॉम्बिनेशन में ट्रामाडोल कितना है, पैरासीटामोल कितना है? फिफ्टी फिफ्टी सर। 50-50 नहीं नहीं, 50-50 नहीं, मैं बोलता हूं कुछ पॉइंट में आता है, गेस करो कितना। 75 mg अल्ट्रा? नहीं नहीं, और गेस लगाओ, और गेस लगाओ। I think 37.5. आई थिंक 37.5। किसने बोल के दिया? शोभा भारद्वाज। ओके, पैरासीटामोल कितना मिलता है? 325 mg. यस मैडम, यू आर करेक्ट। सो उसमें ट्रामाडोल 37.5 mg ट्रामाडोल होता है, और कोई भी कॉम्बिनेशन वाला ड्रग हो तो उसमें पैरासीटामोल हमेशा 325 mg आता है। तो वो आपको याद रखना है, कॉम्बिनेशन ड्रग मतलब पैरासीटामोल 325 mg। बहुत ही कम ड्रग में पैरासीटामोल 500 का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, बट हमेशा वो 325 mg। बट ट्रामाडोल 37.5 mg। शुभा, रियली यू आर ग्रेट एंड थैंक यू सो मच। Thank you, sir. ओके, बट उस स्टेप में हम लोगों को याद रखने वाला बात क्या है? तो स्टेप 2 में हम एज ए नर्स हम लोगों को 4 चीजें याद रखना है। एक तो है कि स्टेप 2 ड्रग्स, इसका एक सर्टेन लिमिट होता है। जैसे मॉर्फिन पेशेंट को जितना भी जरूरत है उस हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं, उसका कुछ लिमिट नहीं होता है। बट ट्रामाडोल हम बढ़ा नहीं सकते है। ट्रामाडोल एक टाइम पे जाके जब हाई डोज हो जाता है तब हम ट्रामाडोल से मॉर्फिन में शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रामाडोल का सीलिंग इफेक्ट होता है। जैसे आप जहां में बैठे हो, आपका घर का सीलिंग आपका ऊपर है ना, सो एक घर में आप जिस रूम पे भी बैठे हो उस रूम का लिमिटेशन है कि सीलिंग से फ्लोर, इस वॉल से इस वॉल तक, राइट वॉल से लेफ्ट वॉल तक। आप अगर वो सीलिंग को क्रॉस करके ऊपर जाओगे तो आप रूम पे ही नहीं रहोगे। सो इसीलिए सीलिंग इफेक्ट मतलब दैट इज द मैक्सिमम लेवल, वो ही मैक्सिमम लेवल होता है जिस जहां तक हम लोग उस ड्रग को यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रामाडोल के लिए बोला जाता है कि 400 mg 24 आवर्स में 400 mg तक ट्रामाडोल हम यूज कर सकता है, बट ये सिर्फ यूएसए का लोगों के लिए। बट अगर इंडियन पॉपुलेशन को देखा जाए तो इंडियन पॉपुलेशन क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट होता है, थोड़ा शॉर्ट कम बॉडी वेट वाला होता है। तो इसीलिए इंडिया में हम लोग ट्रामाडोल कभी भी 250 mg के ऊपर यूज नहीं करते। 200 mg भी बहुत हो गया, बट मैक्स टू मैक्स 250 mg तक हम लोग यूज कर सकता है। दूसरा है दो स्टेप 2 ड्रग एक साथ में। हाँ रूबी कुमारी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते थे? ओके, आपका कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। फिर 2 स्टेप 2 ड्रग्स एक साथ में यूज नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को सपोज ट्रामाडोल टेबलेट चल रहा है एंड पेशेंट को ट्रामाडोल टेबलेट चल रहा है, फिर टेबलेट में काम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर्स अपने आके फिर इंजेक्शन ट्रामाडोल स्टार्ट किया, बट किसी ने वो ट्रामाडोल टेबलेट बंद करने के लिए पेशेंट को बोला ही नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेशेंट के पास ट्रामाडोल टेबलेट रह जाता है, इधर से आप इंजेक्शन दे रहे हो, उधर से वो टेबलेट भी ले रहा है, तो क्या होता है पेशेंट को ज्यादा साइड इफेक्ट डेवलप होने का चांसेस रहता है। तो हम लोगों को एज ए नर्स वो भी चीज देखना चाहिए कि 2 सेम ड्रग एक साथ में यूज नहीं होना चाहिए। तीसरा है स्टेप 2 का नाम जो वीक ओपियोइड है, स्टेप 3 का नाम होता है स्ट्रॉन्ग ओपियोइड। दोनों ओपियोइड है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है। समझ लीजिए कि एक जीएनएम है और एक एमएससी नर्स है, दोनों एक साथ में अगर ड्यूटी करेगा तो क्या हालत होगा, दोनों आपस में झगड़ा करेगा, कोई भी पेशेंट के तरफ नहीं देखेगा। यस, सो इसलिए स्टेप 2 ड्रग्स एंड स्टेप 3 ड्रग्स एक साथ में यूज नहीं करना चाहिए।
फिर आपका चौथा वाला जो चीज है वो आपको याद रखना है कि ट्रामाडोल एक ऐसा ड्रग्स होता है एंड स्टेप 2 ड्रग्स एक ऐसा ड्रग्स है जो कि बच्चों में यूज नहीं होता है। बच्चों मतलब चिल्ड्रंस बिलो 12 इयर्स ऑफ एज, उन लोगों का किडनी एंड लीवर अच्छी तरह से सेल फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसीलिए उन लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, उन ऑर्गन के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा बोल के बहुत बार यूज नहीं होता है। बट बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि सिचुएशंस के हिसाब से कोई हॉस्पिटल अगर समझ लीजिए कि मॉर्फिन नहीं है बट पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है तो ऑब्जर्वेशन में रख के इंजेक्शन ट्रामाडोल एसओएस में दिया जाता है, बट बहुत ही कम दिया जाता है। बेसिकली 12 साल के कम उम्र वाला पेशेंट में वो स्टेप 2 ड्रग्स हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। उसमें नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट जो है हम लोग प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में रहना चाहिए। 2 सेम क्लास के मेडिसिन एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ओपियोइड एंड वीक ओपियोइड दोनों एक साथ में एक ही पेशेंट पे यूज नहीं करना चाहिए। एंड जो भी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है लाइक नोजिया वोमिटिंग, वो तो यूनिवर्सल कॉम्प्लिकेशन है, सब ड्रग्स में होता है। एंड कॉन्स्टिपेशन वो एसेस करना चाहिए, पेशेंट का फैमिली मेंबर्स को भी पूछना चाहिए कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है क्या। एंड अगर स्टेप 2 ड्रग्स किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया एंड बहुत दिन से चल रहा है पेशेंट को, तब वो देखना है कि वो पहला प्रेस्क्रिप्शन में बाउल रेजिमेन लेक्सेटिव दिया कि नहीं। अगर नहीं दिया तो वो पेशेंट कुछ दिन के बाद कॉन्स्टिपेशन लेके फिर आ सकता है। ठीक है, अब पूछने वाला बात ये होता है कि वीक ओपियोइड एंड स्ट्रॉन्ग ओपियोइड में कॉन्स्टिपेशन का क्या फर्क होता है क्या। तो आप बहुत सारा रिसर्च में देखा गया कि कॉन्स्टिपेशन वो कोई भी तरीके के ओपियोइड्स हो, वो चाहे ट्रामाडोल हो वो चाहे मॉर्फिन हो, अप्रोक्सीमेटली वो इक्वल तरीके के कॉन्स्टिपेशन ही होता है। तो वो एज ए नर्स हम लोगों को वो देखना चाहिए कि बाउल रेजिमेन है कि नहीं। अब न्यूरोपैथिक पेन मैनेजमेंट, न्यूरोपैथी मतलब नर्व डैमेज मैंने बोला था, तो कोई भी तरीके के नर्व डैमेज जब होता है तो उसमें सबसे अच्छा जो काम करता है वो है मसाजिंग। कोई भी हमारे बॉडी में समझ लीजिए कहीं में झंझनाहट हो रहा है, कहीं में थोड़ा बर्निंग हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा मसाज करते हैं तो अच्छा लगता है। तो मसाजिंग, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट, जैसे किसी का बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो कोल्ड एप्लीकेशन लगाएंगे तो उन लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है। किसी लोगों को थोड़ा हॉट एप्लीकेशन लगाते हैं तो थोड़ा दर्द कम होता है, सबसाइडेड होता है जैसा लगता है, तो ऐसा। फिर एंटी साइकोटिक ड्रग एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, वो दोनों चीज बहुत यूजफुल होता है। वो एंटी एपिलेप्टिक बहुत लोगों ने वहां पे लिखा था कि गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, वो सब ड्रग्स जो है ना, आप अगर गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब ड्रग्स एंटी एपिलेप्टिक और एंटी सीजर ड्रग्स है, बट वो न्यूरोपैथिक पेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इसीलिए वो सब ड्रग्स को यूज किया जाता है। एंड होम रेमेडीज, किसी को ऐसा लगता है मेरा मम्मी ने ना अगर मस्टर्ड ऑयल गरम करके अगर मसाज करके दिया ना तो मेरा पेन कम हो जाएगा, तो वो सब होम रेमेडीज तो डेफिनेटली काम करता ही है। फिर बातें ये है कि हम लोगों ने स्टेप 1 स्टेप 2 ड्रग्स तो पढ़ लिया, बट यूज कहाँ करना है, कहाँ हम यूज करेंगे। तो बेसिकली हमारे जो स्टेप 1 ड्रग्स है वो माइल्ड टू माइल्ड पेन में यूज होता है। जो हमारा स्टेप 2 ड्रग्स है वो मॉडरेट काइंड ऑफ पेन में यूज होता है। जो आप देख रहे हो कि 4 to 6/10 वो है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। न्यूमेरिकल रेटिंग या पेन स्केल में जब पेन 4 to 6 के बीच में होता है तब वो पेशेंट को मॉडरेट पेन में होता है बोल के डायग्नोस्ड होता है, एंड वैसा वाला पेशेंट के लिए ट्रामाडोल यूज होता है। एंड जब सीवियर होता है तब हम स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स यूज करते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि एडजुवेंट, वहां पे बहुत बार सब जगह में लिखा था ना प्लस माइनस एडजुवेंट। एडजुवेंट कैन बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेन पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी। सो किस तरीके से क्यों पेशेंट को पेन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके एडजुवेंट यूज होता है। अब कौन मुझे बताएगा कि एडजुवेंट क्या होता है।
एडजुवेंट का मतलब क्या है? Participants, you have to write or you have to speak it out. सर एनाल्जेसिक के साथ जो मेडिसिन दिया जाता है उसको एडजुवेंट कहते हैं। क्या 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 फिर से बताइए। पेन किलर मेडिसिन के साथ जो मेडिसिन दिया जाता है उसको एडजुवेंट कहते हैं। ओके, तो समझ लीजिए कि किसी पेशेंट को ट्रामाडोल टेबलेट दिया और उसके साथ साथ ट्रामाडोल से कॉन्स्टिपेशन होता सोच के पेशेंट को लेक्सिटिव्स दिया, समझ लीजिए कि क्रीमाफिन प्लस दिया, ठीक है। अब क्रीमाफिन प्लस क्या एडजुवेंट है? सर कह सकते हैं, साथ में दे रहे हैं तो कह सकते हैं। सर पता नहीं किसको किसको लगता है कि वो नहीं कोई बात नहीं, गैस करना अच्छा बात है, ठीक है। अगर गलत है तो वो हम सीखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है यार, इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। यू ऑल आर हैंडलिंग, आप लोग कितना दिन से वो मेडिसिन हैंडल करते हो, तो आप लोगों से कोई ज्यादा नहीं जान सकता है। चलो लिखो लिखो कि एडजुवेंट का मतलब क्या है। एंड अगर किसी ट्रामाडोल वाला पेशेंट को, ट्रामाडोल मिलने वाला पेशेंट को अगर क्रीमाफिन प्लस दिया लेक्सेटिव, तो क्रीमाफिन प्लस क्या एडजुवेंट है या नहीं है? ट्रामाडोल के साथ पीसीएम, फिर और क्या? अच्छा पम्मी कुमारी आपने लिखा ट्रामाडोल के साथ पीसीएम, लेकिन अच्छा पीसीएम एडजुवेंट, ओके ओके, अच्छा गैस है। फिर बाकी लोग और भी मुझे और भी रेस्पॉन्स चाहिए। बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या? ऑल द पार्टिसिपेंट्स यू प्लीज राइट समथिंग। आप लोगों को जो भी पता है आप लिखो। ओके, अगर हम देखें तो एडजुवेंट एक ऐसा मेडिकेशन होता है, बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि हम लोग एक ड्रग्स जब देता है तो उसका साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए जो भी मेडिकेशन हम साइड में देते हैं साथ ही साथ वो एडजुवेंट होता है, लेकिन वो एडजुवेंट नहीं होता है। एडजुवेंट का ये मतलब है कि जो ड्रग को डायरेक्टली पेन के ऊपर काम नहीं करता है, लेकिन जो पेन का मेन मेडिकेशन है उसका काम को पीछे से पुश करता है और ज्यादा एनहेंस करता है। तो समझ लीजिए कि कोई पेशेंट को, लेकिन वो ड्रग डायरेक्टली पेन के ऊपर काम नहीं करता है। जिसने लिखा है पमी कुमारी आपने लिखा कि ट्रामाडोल के साथ पीसीएम, लेकिन पैरासीटामोल तो पेन के ऊपर काम करता है डायरेक्टली, वो एडजुवेंट नहीं है। अभी एडजुवेंट हमारे पास 4 होता है, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वल्सेंट एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सीए ओवेरी पेशेंट, ठीक है, सीए ओवेरी पेशेंट, एब्डोमिनल कैविटी में बहुत ह्यूज मास है, मास के वजह से उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको वो कंप्रेस करके रखा है, जिसका वजह से उनका स्टूल पास नहीं हो रहा है। अभी जब स्टूल पास नहीं हो पा रहा है तो उनका एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बहुत पेट दर्द हो रहा है। और हम लोगों ने मॉर्फिन देके गया, पेन कम नहीं हो रहा है। फिर हम मॉर्फिन का डोज बढ़ाते गया, पेशेंट ना वहां पे ड्राउजी होते जा रहा है, बट फिर भी पेशेंट का पेन कम नहीं हो रहा है। तब क्या किया डॉक्टर ने आके उसमें स्टेरॉइड यूज किया, डेक्सामेथासोन डेक्सोना इंजेक्शन 16 mg IV OD फॉर 3 days। तो ऐसा स्टेरॉइड जब सडनली दे देता है तो उसमें क्या होता है, स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो जब भी कोई ट्यूमर होता है तो ट्यूमर का जो सराउंडिंग टिश्यू होता है वो इन्फ्लाम्ड होता है। तो जैसे डेक्सोना दिया तो वो इन्फ्लामेशन कम हो गया, ट्यूमर थोड़ा छोटा हो गया, मतलब श्रिंक हो गया। जो इन्फ्लाम्ड वाला पार्ट होता है, जो ट्यूमर का जो सॉलिड पार्ट है वो तो कम नहीं होगा, लेकिन जो इन्फ्लाम्ड वाला पार्ट है वो कम हो गया, स्वेलिंग थोड़ा कम हो गया। और
लार्ज इंटेस्टाइन को चांस मिल गया एंड वो स्टूल पास हो गया एंड पेशेंट को बहुत अच्छा राहत मिला एंड पेन भी कम हो गया। तो वो कोर्टिकोस्टेरॉइड पैरासीटामोल के मतलब बाकी का जो मॉर्फिन था वो मॉर्फिन के साथ जो हम लोगों ने कोर्टिकोस्टेरॉइड जो डेक्सोना यूज किया, तो डेक्सोना पेन के ऊपर काम नहीं करता है बट फिर भी यहाँ पे पेन कम कर दिया, तो वो डेक्सोना वहां पे एडजुवेंट है। समझ में आया? किसको किसको समझ में नहीं Yes, आया? sir. मतलब उसका डायरेक्टली पेन के ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली पेन का जो एक्चुअल मेडिकेशन है उसका काम को पीछे से ज्यादा अच्छा करेगा। समझे? तो बहुत बार पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर नेक नोड है लेकिन मेरा पेन जब बहुत ज्यादा होता है तो सिर तक दुखने लगता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे नोसिसेप्टिक भी है, न्यूरोपैथिक भी है, तो डॉक्टर ने इसके लिए मॉर्फिन या ट्रामाडोल तो देता ही है, साथ ही साथ गाबापेंटिन भी देता है। तो गाबापेंटिन जब देता है तो उसका जो पेन जो यहाँ से भाग के सिर तक दुखने लगता है ना, वो वाला चीज कम हो जाएगा, तो उनको सिर दुखना नहीं रहेगा, न्यूरोपैथिक कंपोनेंट कम हो जाएगा। और बाकी जो नोसिसेप्टिक है उसके लिए तो ट्रामाडोल उन्होंने दिया ही है या फिर मॉर्फिन तो दिया ही है। तो अब समझ में आया? किसी को अगर समझ में नहीं आया तो आप आराम से बता सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे कि साइड इफेक्ट्स क्या होता है। तो बेसिकली साइड इफेक्ट्स अगर बोलेंगे ना तो ये सब है इफेक्ट्स। हम कुछ भी चीज एक्सपेक्ट कर लेते हैं, मांग लेते हैं, दिल से जब मांगते हैं वो जब चीज हमको मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तो बहुत खुश हो जाता है। जो चीज हम नहीं मांग रहा है बट फिर भी आता है मेरे पास अनएक्सपेक्टेडली, बट वो बेसिकली मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ हो, तो हम लोग क्या दुखी हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो इफेक्ट होता है। कोई भी ओपियोइड्स हो, वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, सब पेशेंट में ये सब चीजें होता है। कुछ चीजें हैं वो एक्सपेक्टेडली होता है, कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेडली होता है। जो चीजें अनएक्सपेक्टेडली होता है वो उसको साइड इफेक्ट बोला जाता है, जैसे कि सिडेशन या फिर ड्राउजीनेस। अगर पेशेंट का जितना पेन रिलीफ के लिए जितना डोज होना चाहिए अगर उतना डोज नहीं है, आपने अगर ज्यादा डोज दिया या फिर ट्रामाडोल का भी डोजेस अगर ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे पेशेंट थोड़ा ड्राउजी हो सकता है, पेशेंट को थोड़ा दूसरा तरीके के नोजिया, वोमिटिंग ये सब हो सकता है पेशेंट। ए मतलब एनाल्जेसिया, एक्सेसिव एनाल्जेसिया। हम लोग चाहते हैं कि समझ लो कि एक पेशेंट को अगर ट्रामाडोल बीडी चल रहा है तो उसका पेन रिलीफ पूरा, पहले जब आया था तो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल में उनका पेन 7/10 था, 10 में से 7 था। तो अभी ट्रामाडोल मिलने के बाद उनको 2 या 3 में तो आ जाना चाहिए। बट अगर ट्रामाडोल एक टेबलेट खा के पेशेंट ने आके बोला डॉक्टर साहब आपने तो बहुत अच्छा दवाई दिया, मेरा पेन एकदम कम हो गया, तो मतलब वो जो डोज हम लोग यूज कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर जो रेगुलर हम लोग देने के खाने के लिए देंगे तो वो पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस टाइम पे रेगुलर डोजेस के लिए थोड़ा कम करना पड़ता है। तो वो एक हेल्थ केयर पर्सनल के लिए वो एक वार्निंग साइन है। जब पेशेंट जरूरत से ज्यादा पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है तो वो हमारे लिए एक वार्निंग साइन है, हम लोगों को सतर्क होना चाहिए। अरे ये पेशेंट इतना अच्छा अच्छा बोल रहा है, कितना डोज में खा रहा है, उसका डोजेस है थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने तो टारगेट रखा था कि उसका पेन और थोड़ा इतना भी पूरा कम नहीं हो जाए, लेकिन पूरा कम अगर हो गया तो बाद में वो क्या साइड इफेक्ट दिखा सकता है। सी मतलब कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन सबको पता है, क्योंकि कोई भी तरीके के ओपियोइड्स जो होता है वो क्या करते हैं, हमारे पेट में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो हमारे खाना को खाना खाने के बाद जो लेके जाता है ना, नेक्स्ट 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 लेके जाता है, हजम करवाता है, डाइजेस्ट करवाता है, वो काम वो नहीं करवा पाता है क्योंकि उसका जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। तो जिसका वजह से एक जगह में ज्यादा टाइम रुकने के तहत वहां से सब फ्लूइड बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो स्टूल ज्यादा हार्ड हो जाता है, इसलिए वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है।
फिर आर मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो बेसिकली ट्रामाडोल में आप अगर डोजेस के हिसाब से यूज किया तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रामाडोल अगर बच्चों में यूज किया तो बच्चों में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। यू मतलब यूफोरिया और यूरिनरी रिटेंशन। तो बेसिकली वो कोई भी पेशेंट में अगर ज्यादा डोजेस के हिसाब से या डोजेस से बहुत ज्यादा ओपियोइड्स यूज हो रहा है, वीक ओपियोइड्स या फिर स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स, तो उनमें से यूफोरिक स्टेज मतलब ऐसे ही स्माइल करते रहेगा, ऐसे ही फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, या फिर यूरिन पास करने में उनको प्रॉब्लम हो सकता है। मियोसिस और मायोक्लोनस, मियोसिस मतलब उनका जो बेसिकली बच्चों में वो देखा जाता है, बच्चों में अगर ज्यादा ट्रामाडोल यूज हो गया बहुत रिपीटेडली तो वो जो आई बॉल का जो प्यूपिल होता है, हम लोग आईसीयू में ऐसा टॉर्च मार के देखते हैं सब लोग, तो बिना टॉर्च में रूम का लाइट में देखना है, अगर वो पिन पॉइंट एकदम छोटा होके है तो वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक सतर्क वाला बार्ता है कि अभी आपका ओपियोइड्स का जो डोज है वो एकदम ज्यादा जा रहा है, आप उसको कम करना चाहिए। तो हम लोगों को डॉक्टर टीम को बोलना चाहिए। मायोक्लोनस मतलब कभी कभी बॉडी में एक जार्की मूवमेंट आएगा, ऐसा बैठा है पेशेंट बात कर रहा है, अचानक से एक जार्की मूवमेंट आ सकता है सीजर्स के जैसा, बट वो सीजर्स नहीं है। अदर कुछ चीजें होता है जैसे नोजिया, वोमिटिंग, इचिंग हो सकता है अगर वो ज्यादा डोजेज में हो गया तो ये था आज के सेशन वीक ओपियोइड एंड नॉन ओपियोइड के बारे में। किसी को कुछ भी अगर डाउट रहा तो आप लोग पूछ सकते हो। यस, आराम से पूछो। हाँ, मैं भी आप लोगों का जैसा एक नर्स ही हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो आप मुझे भी पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, आराम से पूछो, कोई भी डाउट है तो आप पूछो। यस, ओवर टू यू स्टेला मैम, आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हो। सर रूल्स के बारे में Yeah, I thought let the participant speaks first. Whatever they Okay, want to okay. know, let them just ask you the हाँ, question. कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए बोलिए। यस यस, सर ऊन्स के बारे में पूछना था, ऊन्स। हाँ, क्या पूछना था बोलो, आप पूछो। वुंड के बारे में क्या पूछना आपको? हम ऊन्स का जो मैगेट्स आते हैं तो उसमें किस चीज का हम ड्रेसिंग में यूज कर सकते हैं? आप अभी क्या स्पिरिट? No. क्या आप बोले? ये no. They are asking to remove the maggots. What can be used? Okay. Okay. So actually, this has to come in nursing issues. I think you have a session as nursing issues about wound management, wound maggots, everything management. So I think it will be better we will talk over the. Yes, ma'am. ठीक है. नाम बताएंगे जिन्होंने सवाल किया, आपका नाम नहीं पता चल रहा है। दीपाली क्षेत्रे। ओके ओके। इसके अलावा आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछो अबाउट द पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के मेडिकेशंस के पार्ट में नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल में जो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 जो आज हमने पढ़ाई किया है बहुत डिटेल्स में, उसमें आपको कुछ डाउट है क्या कि ड्रग्स के बारे में समझ में नहीं आया, हमने देखा है कि हमारा यहाँ पे ऐसा होता है, अगर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हो।
आप बोलोगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि आप यार लोग S3 में समझ रहे हो। लास्ट टाइम आप लोगों ने अच्छे से इन्वॉल्व किया था, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आपको जो भी डाउट्स है आप लोग जरा पूछ लिए, पूछने से तो पता चलेगा कि आप लोगों को क्या डाउट है करके, स्पेशली WHO लैडर, क्योंकि WHO लैडर ज्यादा तरफ हम लोग सिर्फ पैलिएटिव में यूज करता है। तो उसके बारे में आप लोगों को कुछ पूछना तो पूछ सकता है। एंड जैसे कि सुदीप ने बोला ना, with pharmacological, non-pharmacological is very important पेन मैनेजमेंट में। सो फिर हम लोगों को वापस वही सोचना पड़ेगा पेन मैनेजमेंट में, ये पेशेंट को सिर्फ पेन है, जैसे कि हम लोग एडजुवेंट्स ऐड करता है ना, तो सोचना चाहिए पेशेंट को सिर्फ पेन है या कुछ साइकोसोशल पेन है क्या, पेशेंट को सफरिंग्स है क्या, कुछ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स है क्या पेशेंट को, तो उसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारा ड्रग्स ऐसे एडजुवेंट्स है जो हम लोग यूज करता है, पेशेंट को पेन है, साथ साथ पेशेंट अगर नींद नहीं आ रहा है, सो वी हैव टू ऐड समथिंग सो दैट पेशेंट विल हैव ए गुड स्लीप आल्सो, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन यूज नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा दवाई खा के हमारा दर्द कम नहीं होता है। जैसे पहले आई थिंक दीपा ने लिखा था हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन, बहुत सारा टाइम हम लोग घर पे यही करते हैं, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन देता है कि नहीं है? तो वैसे भी अब आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे, वहां पर ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो उन लोग थोड़ा से क्या क्रश करके है ना, जहां पर दर्द होता है वहां पर डाल देता है और दर्द कम हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे है, ये नहीं है कि नहीं है करके ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप वहां पर छोड़ के थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो लोगों को दवा बहुत जरूरी है, उन लोग दवा खाने के लिए ये कर रहे हैं क्योंकि बहुत दर्द कर रहा है। अभी कैंसर पेशेंट्स को ही ले लो, ठीक है, कैंसर पेशेंट्स को आप ये जड़ी बूटी सब लगाने से शायद दर्द कम नहीं होगा, उनको दवा देना पड़ेगा हम लोगों को, है कि नहीं। सो इसमें ये भी है फार्माकोलॉजिकल जितना जरूरी है उससे साथ साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल भी बहुत जरूरी है। तो जब भी पेशेंट एंड असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी हम लोग असेसमेंट के बारे में बात किया था। जब भी आप एक दर्द का एक दवा देते हो, कम से कम 1 घंटे के बाद जाके पता करो पेशेंट को अभी दर्द कैसे है, कम हुआ कि नहीं, कितना कम हुआ, ये सब पता करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ दवा देखा हम लोग निकल जाते हैं, नेक्स्ट डे आके पूछेंगे उसके बारे में नहीं। 1 घंटा कम से कम आप लोग हॉस्पिटल में रहने से पेशेंट को जाके पूछो अभी दर्द कैसे है, शायद दर्द कम नहीं होगा, आप लोगों को और कुछ करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, जैसे कि हम लोग बोलता है ये 5th वाइटल साइन है करके बता कर रखा है, ठीक है। एंड दर्द वो तो दर्द बहुत ही ऐसी चीज है, पेन जो हम लोग कभी कभी बोल भी नहीं सकता। किसी पेशेंट को आप पूछ के देखो बहुत दर्द है, कैसे दर्द है, तो वो बता नहीं सकता कि कैसे दर्द है, वो बोलेंगे बहुत दर्द है, ऐसे जैसे लग रहा है कि मेरे जान चले जाएगा। सो हम लोगों को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इसलिए एनी टाइम यू गिव मेडिकेशंस, प्लीज फाइंड आउट पेशेंट कैसा है अभी। और एडिशनली यस सॉरी मैम, नहीं ओके बोलो। सो बेसिकली ये जो ड्रग्स के बारे में आप लोगों को बोला गया ना, उसका एक ही मतलब होता है कि वी आर द फर्स्ट पर्सन, हम लोग सबसे पहला ऐसा मतलब प्रोफेशनल्स है जो पेशेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। डॉक्टर ने जो भी एडवाइस करके जाएंगे तो हम लोग जाके पेशेंट को देने के लिए जाते हैं, पेशेंट सबसे पहले हम लोगों को देखता है। तो इसीलिए हम लोग जो भी चीजें एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो हम लोगों को पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग पेशेंट को क्या दे रहा है, किस काम के लिए दे रहा है। जब पेशेंट हम लोगों को पूछता है तो वो पेशेंट ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं आप डॉक्टर को पूछो, ऐसा नहीं, आपको भी पता होना चाहिए। आप भी पेशेंट अगर पूछे तो आप जवाब देने के लिए रेडी होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपका ये जो मेडिकेशन है वो इस काम के लिए। क्योंकि आजकल गूगल सबके पास होता है, सब लोग गूगल देख देख के आपको ऐसा खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा, मे बी आपके पास उसका जवाब नहीं होगा। और एक बात, अगर आप लोगों को उनका क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो नहीं मालूम ही बोलना, ठीक है। जैसा अभी सुदीप ने बोला है ना, सब गूगल मास्टर्स हैं,
आप गलत आंसर दिया होगा, जवाब दिया होगा, तो उन लोग मन में सोचा होगा कैसे सिस्टर है, इनको ये भी नहीं मालूम है करके। तो गलत जवाब ही, झूठ झूठ कभी नहीं बोलना। आपका नहीं मालूम है तो बता देना कि मुझे मालूम नहीं, मैं पता करके बता सकती हूँ। सीधी सी बात है, जब मालूम नहीं है तो मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं तो गलत जवाब देना है। तो ये सब बहुत है, क्योंकि पेशेंट पूछ सकता है मॉर्फिन क्यों दे रहे हैं। हमने सुना है मॉर्फिन खाने से पेशेंट एडिक्ट हो जाता है, वो एडिक्शन के लिए देने वाला दवा है करके। ऐसा नहीं है, बहुत सारा पेशेंट सिर्फ मॉर्फिन के ऊपर ही जिंदा रहा है। इन द सेंस जिंदा यानी दर्द कम होके ना, मतलब उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव किया है। सो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन क्या देता है, मॉर्फिन खाने से कुछ होता है क्या, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। मॉर्फिन देने से पहले ये सब पता करके रखना है, चाहे वो कोई भी दवा हो, ब्रूफेन हो, स्टेप 1 हो, स्टेप 2 हो, स्टेप 3, जो भी है दवा, क्यों दे रहे क्यों नहीं दे रहे, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो वी विल गो फॉर द प्रेजेंटेशन। बहुत छोटा सा एक प्रेजेंटेशन, आई थिंक निवा इज गोइंग टू प्रेजेंट, राइट? यस। ओके, सो निवा, आर यू रेडी? आप रेडी है क्या निवा? यस मैम। हाँ, चलो चलो। निवा, आप कहाँ पर काम करते हो? कसार कैंसर हॉस्पिटल में मैम। ओ, बहुत सारे लोग हैं वहां से इस बार। चलो। 1 second, ma'am. We'll share it now. अच्छा, ठीक है, ओके ओके। And Sudeep, you said you have some emergency. When it takes time, you can leave. Okay, no problem. ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। एक्चुअली बहुत कुछ लोगों का चेहरा से पता चल रहा है कि एक्चुअली दे आर अंडरस्टैंडिंग, उन लोगों को मतलब कुछ समझ रहा है, लेकिन बाकी का लोगों का चेहरा से मतलब कंफ्यूज्ड हो। एक्चुअली आप लोग अगर नहीं समझे तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, अभी भी टाइम है। यू कैन, आप लोग वो आपका क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में दे सकते हो, अगर सबके सामने पूछने में आपको शर्मिंदा हो, शर्म आ रहा है तो। ओके निवा, गो ऑन। My name is Nivarani Das. I'm working थोड़ा as नजदीक a- ले लो, माइक थोड़ा नजदीक ले लो। Hello everyone. Good afternoon. Yes. My name is Nivarani Das. I'm currently working as a ANM nurse in Kasar Cancer Hospital, Silchar. Today I'm going to present my patient name, pain management. My patient name is Anjali Roy, 3-year age, diagnosis B-cell ALL, acute lymphoblastic leukemia. Presenting complaint, back pain, cough, fever, leg pain, and weakness. History of illness, continuously fever for 2 months, coughing for 2 months, body ache for 2 months, bleeding gum occasionally. When patient came, then we examine her physical examination, pulse rate, SpO2, temperature, pupil dilation, weight, height, and we did laboratory also, diagnostic test, PBS, peripheral blood smear test, preliminary investigation, bone marrow biopsy, and physical, psychosocial aspect. Psychosocial में no proper support from neighbor. No proper support from neighbor. Discouragement from neighbor and good support from hospital and staff.
management of pain we management of scale में use medication. First we use scale, and when I use scale, then her pain is 0 to 6. Then I use more paracetamol syrup 3 ml TDS, and brufen syrup brufen 2.5 ml TDS. And discussion. Okay, so just relate to हम लोग जो डिस्कस किया है थोड़ा बार पहले, उसके रिलेशन में आप इसका आगे वाला स्लाइड में जाओ। निभा, आप उसका प्लीज गो previous slide. I think this was shared from Pallium. Yes. You have to ask them to go for the previous slide. Pallium, who is, yes. So आप देखो, यहाँ पे देखो, आप मेडिकेशंस को एक बार देख लो। पैरासीटामोल 3 ml यूज हो रहा है, आइबुप्रोफेन यूज हो रहा है, लेकिन वहां पे ट्रामाडोल यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मॉर्फिन यूज हो रहा है, क्योंकि वो 3 साल के बच्चा है, इसलिए। वो बच्चों में टाइप 2 का जो मेडिकेशन है वो यूज नहीं होता है, एवॉइड होता है, ठीक है। तो वो आप कोरिलेट कर सकते हो चीजों को, जैसे मैंने पढ़ाया। अब बात है कि इस बच्चे में आप लोगों ने पेन के लिए, मतलब पेन असेसमेंट के लिए, या फिर मतलब पेशेंट के साथ आप लोगों ने कैसे हिस्ट्री लिया, और पेशेंट फैमिली मेंबर्स के साथ आपने कैसे बात किया? पेशेंट तो कुछ भी अच्छा से बात कर नहीं सकता है। ओके। तो उसको तो जस्ट हम लोग फ्रेंडली उसका साथ फ्रेंडली खेल के और खेला ये बातचीत करके उसका साथ। ओके। और फैमिली मेंबर्स में तो उसका मम्मी मेट है और उसका ग्रैंडफादर का साथ आया है हॉस्पिटल में। तो उनका पापा कहाँ पर है? पेशेंट का पापा कहाँ पर है? और सिलचर का है मैम। नहीं, पेशेंट का पिताजी, पेशेंट का पापा कहाँ पर है? पेशेंट का पिताजी तो वो जो प्रेग्नेंट हुआ है उसका मम्मी, तो उसका टाइम पे वो थोड़ा मेंटली अनहेल्दी हो गया था, तो उसका पापा छोड़ के चला गया है। अच्छा, ये तो पहले वाला बच्चा है? हाँ, पहले वाला बच्चा है। अच्छा, तो अभी साथ में नहीं है, ये ग्रैंडफादर ही ये देखता है, ठीक है ना? नाना देखता है बच्चे को। हाँ। So, जैसे कि पैलिएटिव केयर सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं होता, फैमिली मेंबर्स के लिए भी होता है। तो आप जो एक फैमिली, मतलब बेबीज का जो फैमिली है, उनका फैमिली हिस्ट्री देख के आप उन लोगों का जो अदर एस्पेक्ट्स है उसको आप एक बार जज कर सकते हो। मैडम, आप एक बार। ठीक है, अभी एक साइड में अपना बच्चा ठीक नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी वो पेशेंट मेंटली बहुत, पेशेंट की वजह से माँ को बहुत तकलीफ होता है, और साइड में क्या है, फैमिली भी नहीं है, फैमिली इन द सेंस हस्बैंड, बच्चे का पापा भी नहीं है साथ में, ठीक है। तो वो पेशेंट को बहुत सारा साइकोसोशल प्रॉब्लम्स रहेगा, पेशेंट नहीं है, पेशेंट को माँ को, ठीक है, क्योंकि माँ पागल है, तो कुछ भी बच्चा का बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो माँ सिर्फ मतलब उसका दादू, उसका ग्रैंडफादर ही उसका सब कुछ देख रहा है, और उसका मामा है। अच्छा, ये माँ को पेशेंट का, बच्चे का बारे में मालूम है? बच्चे का क्या बीमारी है, क्या है, कुछ मालूम है? नहीं, बच्चा का बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। बच्चा कहाँ है वो भी पता नहीं है माँ को। माँ तो वो अच्छा, वन मोर थिंग, ठीक है सिस्टर जी, आपको एक बात बता दूं, आजकल लेकिन किसी को पागल बोलना वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। तो आप किसी पेशेंट को अगर बोल रहे हो तो ऐसा बोलो कि उनका जो मम्मी है वो मेंटली सिक है, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, किसी को पागल नहीं बोल सकते हो हमेशा। तो शायद वो पेशेंट का माँ साइकियाट्रिक नहीं होगा, ये हस्बैंड छोड़ के गया तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा। यस, वो भी हो सकता है। क्या बोल रहे नीवा?
हाँ मैम, पहले पहले साइकेट्रिक प्रॉब्लम था, हाँ। था। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा और पीछे जाएगा तो फिर फैमिली के बारे में ही पता करना पड़ेगा। ये पोस्ट डिलीवरी का प्रॉब्लम तो नहीं था? नहीं, पोस्ट डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं था। उसके पहले से कुछ प्रॉब्लम था, शायद इन लोगों ने बताया नहीं होगा, शादी हो गया होगा इसलिए हस्बैंड छोड़ कर गया होगा, इसका मालूम पड़ने के बाद। यही हो सकता है, राइट? तो पता नहीं, उन लोग नहीं पता बोला नहीं, है। अच्छा ठीक है उन ठीक है, लोग वो से साइड में बोला। रखेंगे। अभी हम लोग जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, अभी तो दादाजी है, दादाजी साथ में है, मामा है, ये सब ठीक है। लेकिन वो बच्चों को बहुत जरूरी है अपना माँ, 3 साल का बच्चा है कि नहीं? बच्चों को बहुत जरूरी है उसको माँ बाप को तो छोड़ो, बच्चों को मालूम नहीं, लेकिन माँ तो है। तो थोड़ा बहुत है ना, हमको ये भी करना चाहिए कि माँ को थोड़ा सा इलाज देकर बच्चे के साथ रहना थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ताकि बच्चे को भी अपना माँ को मिलने जुलने में थोड़ा ये मिले, क्योंकि ये बच्चे का कुछ भी हो सकता, हम बता नहीं सकता। लेकिन एक बात भी है, ALL इज वन टाइप ऑफ लुकीमिया, वन टाइप ऑफ द लुकीमिया विच कैन बी क्यूर्ड ऑल्सो। वो है ना, ठीक भी कर सकता अगर ठीक से इलाज मिलने से, ठीक है? लेकिन ये ठीक से इलाज मिलता, ये क्या है हम लोग को ठीक से मालूम नहीं, जो भी है दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है? अभी ये 3 साल बच्चा है, दर्द है, ये सब हम बोल रहे हैं। आप लोगों ने कभी बच्चे को जब दर्द में होता है, आपको कैसे पता चलता कि वो बच्चा दर्द में है? ये डर छोड़ होता दो, ये है। फेस सब छोड़ दो। कैसे कैसे आपको पता चला कि बच्चा दर्द है करगा? होता है बच्चा, और बोलता भी है मेरा पेन है बोल के। क्या है? निवा, पास में पकड़ो। हाँ, वो बच्चा बोलता भी है मैम, जो मेरा पेन है बोल के, तो कहाँ पे है बोलने से दिखाता भी है, यहाँ पे पेन दिखाता है, है। हाथ में, पाँव में हाँ, बोलता है। 3 साल के बच्चा पोजिशन जगह को रिकॉग्नाइज कर सकता है। कहाँ दर्द है, कहाँ दर्द है, यहाँ 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 ऐसे दिखाएंगे। हाँ, बोलता है वो। ठीक है, हाँ। अभी तो बोलता इसका भी है मतलब, कभी कभी। हाँ, तो इसका मतलब बच्चे को दर्द होता है, लेकिन बात इतना कि बच्चे को ये स्केल वगैरह मालूम नहीं है। अगर आप लोगों ने पूछा माइल्ड है, मॉडरेट, सीवियर, बच्चे को नहीं मालूम है। बच्चे के लिए दुखता मतलब दुखता है, वो थोड़ा सा दुखता है, ज्यादा दुखता है, ये बच्चों को मालूम नहीं। अगर पूछ के देखो कितना दुखता है, बोलेंगे ज्यादा दुखता है करके, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि बोलने के लिए कि थोड़ा दुखता है का कितना दुखता है करके, ठीक है? उनका दर्द है तो दर्द है, ठीक है? वो तो एक बात है। दूसरी बात है, बच्चा कभी अपना माँ को नहीं पूछा? हाँ, उसका मामा जब घर से आता है तो वो पूछता है माँ को ट्राई करके रखा है क्या, ऐसा बोल के पूछता है। उन लोग रोब से अच्छा ट्राई करके रखता है मम्मी। अच्छा, इसका मतलब माँ को उन लोगों ने बांध कर रखा है। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब ये बच्चा देखा है, हाँ, तो देखा है, वो बोलता है। देखा, सी, एक साइड में दैट इज ऑल्सो सम एक क्या बोलना, वो बच्चे के लिए ना मेंटली एक टॉर्चर है, वो भी है कि नहीं? ठीक है, आप सोच को देखो, 3 साल का बच्चा पूछ रहे मेरा माँ को बांध कर रखा है, इसका मतलब क्या है? मेरा माँ को आप लोगों ने बांध कर रखा है, लेकिन वो बच्चों को ये नहीं मालूम है माँ को क्यों बांध कर रखा है। मालूम है मैम, वो बोलता है अच्छा, मैं एक दिन पूछा है आपका माँ को क्यों बांध के रखा है, तो बोलता है घर का सामान बाहर में जाके छुपा के रख देता है, इसलिए माँ को बांध के रखा है। मेरा माँ नहीं, पागल है, ऐसा नहीं, बोलता मेरा है। मतलब निवा वो बात वो नहीं है, ये नहीं मालूम है, शायद उसने सोचा होगा माँ ऐसा कर रही इसलिए बांध कर रखा है करके, लेकिन उससे एक्चुअल कॉज बच्चों को भी ना मालूम नहीं है। बच्चों भी सोच रहे क्या कुछ गलती किया है इसलिए नाना ने नहीं तो मामा ने उसको बांध कर रखा है करके। लेकिन थोड़ा बहुत सोचो, उसकी पीछ पीछ में बच्चे को मन में ये भी होगा है ना, सबको देख रहा होगा, सब लोगों का माँ साथ में है, वो बच्चों को उठा रहा है, खिला रहा है, सब कर रहा है, तो मेरा माँ मेरे को नहीं उठा पा रहा है, नहीं खिला पा रहा है, वो क्यों? शायद अभी नहीं सोच रहा होगा बच्चा, लेकिन और थोड़ा आगे जाने से बच्चा ये भी सोच सकता है, ठीक है? आप बोल रहे बच्चा इतना बात करते हो, शायद बच्चा कभी मामा को भी पूछा होगा मेरी माँ क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा तो वो मैम एक्चुअली वो जन्म होने का 1 वीक का बाद उन लोग माँ से पूरा सेपरेट कर दिया है, और उसका नाना और उसका मामा देख रहा है, उसका नानी भी उसको बड़ा किया है, उसका माँ का साथ नहीं रखा है, मार डालेगा बोल के। ओह, तो इसका मतलब शी हैव सम रियल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, तो उनका इलाज नहीं करवा रहा उन लोग?
पहले बहुत किया है बोला है, बाद में ठीक नहीं हुआ है बोल के अभी ऐसे ही रख दिया है घर पे। उन ऐसे लोग का रख दिया। फैमिली का कोई मैम उन लोग का फाइल चेक करने के लिए आए होंगे एनवीएस वाले, तो इन लोग क्या बोलते हैं, मैं तो इनको बोल रही हूँ हाइट वेट लेना है। ये कौन है बीच में? बोलो बोलो निवा। एक्चुअली उन लोग का फैमिली में शायद कुछ प्रॉब्लम है। उन लोग का माँ का और एक भाई भी ऐसा थोड़ा साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। वो भी एक Okay, दिन okay. हॉस्पिटल So, में आया है। yeah, that comes from the family, this one. अच्छा, वो छोड़ो। अभी हम लोग जो दवा दिखा, आप लोग ने लिखा पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, इंजेक्शन मॉर्फिन वगैरह। इंजेक्शन मॉर्फिन कितना बार दिया है बच्चे को? मैम इंजेक्शन मॉर्फिन तो उसको देना नहीं पड़ता है। कभी कभी उसका सीवियर पेन बहुत रो रहा है, प्रूफेन खा के कुछ कम नहीं होने से 1 mg SOS में दे देता है हम लोग। बस उतना ही दे रहा है और कुछ नहीं है। और 1 mg मॉर्फिन, इंजेक्शन मॉर्फिन कैसे दे रहा है आप लोग? और IM, 9 IV ml कैसे दे रहा है? 9 ml NS का साथ वो ऐड करके 9 ml NS का साथ वो ऐड करता है करके और IV देता है 1 mg। 1 mg IV देता है। Okay, so basically, see, 1 ml आप लोगों के पास जो 1 ml इंजेक्शन आता है वो में भी 10 mg का आता है। हाँ 10 mg का। हाँ, तो 1 ml लेके उसका जब 9 ml NS के साथ डाइल्यूट करते हो तो वो 10 ml का बन जाता है। एंड 10 ml में 10 mg रहता है, तो 1 mg मतलब 1 ml, तो इसलिए 1 ml दिया जाता है। तो Yes? वही तो मैं पूछा कितना बार ऐसे दिया होगा, शायद बच्चे को उतना दर्द होने के बाद ही दिया होगा, राइट? हाँ, वैसे ही बच्चा पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन सिरप लेने के बाद बच्चा ठीक ठाक रहता है, ठीक हो जाता है मैम। ठीक है ना? और बच्चा खेलने वेला सब होता है, हाँ खेलता है क्या? खाना खेलता वगैरह? है, खाना भी खाता है, कभी कभी खाता है। और जब उसका केमो चलता है तो वो खाना नहीं खाता है। तब नॉसिया वोमिटिंग होगा ना उसको? हाँ नॉसिया वोमिटिंग की वजह से नहीं खाता है, ठीक है। उसका और टाइम कुछ बात भी प्रॉब्लम? नहीं करता है। अच्छा और कुछ अच्छा, बात भी नहीं करता। कभी आपने बच्चे को पूछा है कीमो के बाद क्यों खाना नहीं खा रहा करके? वो तो कुछ बोल नहीं सकता है, सिर्फ बोलता है खाने के लिए मन नहीं है, मैं नहीं मन खाएगा, ऐसा ही नहीं बोलता है। खाएंगे करके, हाँ 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 हाँ, ऐसे बोल देता है। तो क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे को नहीं मालूम है, लेकिन उसको महसूस तो हो रहा, कुछ तो हो रहा है मेरे को। उन लोग जब कीमो का बाद है ना, कुछ अजीब सा होता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है करके, है कि नहीं है? हाँ ठीक मैम। है। अच्छा, फिर और एक बात है, ये पैरासिटामोल भी TDS जा रहा है, ब्रुफेन बच्चा दवा ले लेता है या नखरा तो नहीं कर रहा? बहुत रोता है दवाई लेने का टाइम पे, उसका नाना बहुत जबरदस्ती खिलाता है। और मैम पीसीएम तो TDS उसका चल रहा है, लेकिन इबुप्रोफेन हमेशा TDS नहीं देता है, कभी कभार TDS देता है, नहीं तो नहीं देता है। पीसीएम से ही कम हो जाता है। अच्छा, PCM से कम होता है। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ दवा, सिर्फ मतलब सिर्फ देने के टाइम हम लोग क्या व्हाट टू से पॉइंट्स रिमेम्बर होना चाहिए? टैबलेट्स देने से छोड़ दो, टैबलेट में अलग रहते हो। जब भी आप सिर्फ कोई भी पेशेंट को दे रहे, चाहे वो बस बच्चे हो नहीं तो बड़े लोग हो, व्हाट आर द थिंग्स एज अ नर्स आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? What is the main points that you have to remember while giving syrup? Right patient, right dose, right documentation, right route, और ये राइट डोज मतलब कैसे दे रहे हैं? राइट डोज मतलब डॉक्टर ने जितना डोज लिखा है वो डोज ही हम लोग मेजर करके पेशेंट को देना है। पेशेंट को देना है। और उसके साथ साथ और कुछ करना है? राइट डोज, डॉक्यूमेंटेशन भी, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट पेशेंट भी देखना है हम लोग को। में नहीं, उसकी पहले कुछ करना है, राइट रूट। हाँ ठीक है ठीक है, राइट रूट तो ऑरली है। और कुछ एनीथिंग एल्स सिरप देने के टाइम? मैम अच्छे से सिरप को हिलाकर मिलाकर हाँ, तब ये दिया कौन है? जाता ये कौन है? ये कौन पम्मी बोला? कुमारी। पम्मी कुमारी। कौन पम्मी कुमारी? आपको पम्मी शेयर करना कुमारी है मैम। हाँ, पम्मी कुमारी। ओ हाँ हाँ, पम्मी कुमारी, राइट। दीपाली, यू रेज द हैंड। दीपाली बताओ। दीपाली अनम्यूट करो और पूछो, क्या पूछना है आपको या जवाब देना है कुछ? Request to Peliam to stop the screen share. Okay? Please
Senior, can you please stop the screen share? Yeah, thank you. Thank you. अच्छा ठीक है, बताओ दीपाली। हमारे पास मैं भी वही बोलना अच्छा, वही बोलना था आपको। बहुत करेक्ट आंसर है। जब भी आप लोग ये सिरप देते हैं उसको अच्छा से हिलाना चाहिए, क्योंकि उसको जो सेडिमेंट दवा वगैरह है ना सब नीचे जाके रख जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग क्या करता है, बॉटल ले लेता है, डाल के देता है, उसमें दवाई ठीक से गया नहीं होगा। अच्छा से शेक करना चाहिए। ठीक है, शेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेक करके करेक्ट डोज लेना है, निकलना है। ठीक है, और डोज भी जब आप लोग पेशेंट बच्चे को देता है ना, सबसे अच्छा इजी है स्पून में देना, क्योंकि जब स्पून में देता है ना पूरा मुंह में जाता है, और जो ढक्कन आता है ना दवा का साथ, उसमें आप डाल कर देखो थोड़ा तो उधर ही रह जाता है, क्योंकि मुंह में ठीक से नहीं जाता है, उधर ही रह जाता, तो करेक्ट डोज नहीं जाता। यही एक प्रॉब्लम सिरप का है, डोज में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। करेक्ट डोज कभी कभी कोई तो 3 ml का कुछ नहीं है तो 3 ml भी करेक्ट से लिया नहीं होगा। डोज कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, तो इसके ऊपर हम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ओके, दैट इज वन थिंग। ओके, और क्या आप लोगों को याद रखना चाहिए जब सिरप देता है? पम्मी, दीपाली बोलो, एनीथिंग एल्स? पम्मी ऊपर देख रहे, क्या बोलो, कुछ याद आ रहा है कि नहीं करके बोलो। अदर्स ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स, और एक बात बोलो। मैम पोजीशन बच्चे का, क्या पोजीशन निशा सारिका? मैम पोजीशन बोल रहे थे, बच्चे का पोजीशन, अपराइट पोजीशन। नहीं वो तो ठीक है, अपराइट पोजीशन। कोई बच्चा अपराइट पोजीशन में नहीं रहता है, आपको अपना गोद में डालना पड़ेगा सिर और पकड़ के देना पड़ेगा। वो भी कुछ बच्चे को हम लोग नाक पकड़ लेता है ताकि दवा अंदर जाएगा, तो गोद में पकड़ के ही देता है मैम। देता है वही। और कुछ? मैम अगर बच्चा है तो उसको अच्छे से ध्यान देकर देना है कि कान में तो नहीं चला जाए, और क्या करते हैं वही, कान में तो नहीं जाएगा पम्मी। मैम एक्सपायरी डेट ये सब दे चेक करेंगे। हाँ उसका ठीक है। हाँ और कुछ? मैम टाइम ड्यूरेशन। टाइम, जब भी कोई भी सिरप हम देते हैं उसके ऊपर से पानी नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? यस मैम। बच्चा तो मैम नहीं मानता है पानी नहीं पीने से। ठीक है, नहीं मैं भी ऐसी हूँ। ठीक है, मैं बता रही हूँ, अगर मेरे को कफ सिरप किसी ने दिया तो मैं सबसे पहले पानी पी लेती हूँ। मुझे मालूम है नहीं पीना चाहिए अगर, क्योंकि वो बहुत अजीब से टेस्ट हो जाता है, लेकिन नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें देने से उसका असर नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए बच्चों लोगों को भी है ना, जब भी आप लोग मेडिसिन दे, वैसे भी बच्चों लोगों को जो पैरासीटामोल थोड़ा सा मीठा रहता है, उसका फ्लेवर्स है ना ठीक रहता है, ज्यादा ये नहीं रहता है, बच्चे लोग पी लेता है। फिर भी बच्चे लोग है ना, माँ को बताना पड़ेगा आप लोगों को, जब भी दवा देखा है उसके ऊपर से तुरंत पानी नहीं देना चाहिए, स्पेशली कफ सिरप। ठीक है, स्पेशली कफ सिरप देते तुरंत आपने पानी दे दिया, उसको कोई असर नहीं रहेगा। ठीक है, ये सब है ना छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे एक्सपायरी डेट बोला। और ये एक बॉटल खोलने के बाद कितना दिन रख सकता है हम? 1 month, अंडर अंडर 1 month। वही देखा ना, मन तो नहीं जाता है मैम, एक बोतल से तो ज्यादा होने से 3 दिन में ही खत्म हो जाता है। 3 दिन में ही खत्म हो जाता है। दैट इज वेरी राइट, बट फिर भी बताता है नॉट मोर देन 15 days खोल के नहीं रखना, स्पेशली घर पे ना। अभी लेके जाएगा पैरासीटामोल 3-4 महीने के लिए यूज करते रहेगा, जब भी बुखार आएगा वही देते रहेगा। ठीक है, वो कैसे रखा, कहाँ रखा, ये सब हमको मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए जब भी देने का टाइम भी है ना, थोड़ा सा ही दे दो ताकि वो तुरंत यूज हो जाता है, बाद में ले सकता है। ठीक है, बच्चे लोगों के यही एक ये है। अभी फिलहाल ये बच्चे के बारे में, मतलब बच्चे का कफ भी है राइट, है ना, कफ भी है,
बैक पेन में ज्यादा मेरे ख्याल से बच्चे हड्डी का दर्द बताता होगा, जॉइंट पेन्स बोलता होगा, है कि नहीं, जॉइंट पेन्स बताता होगा बच्चे को। और जैसे कि आपने बोला नीवा, पता चलता है कभी कभी बच्चे है ना जहां पर दर्द है तो उसको पकड़ के बैठ जाता है बच्चा। अगर पैर में दर्द होता है, घुटने में दर्द है तो घुटना पकड़ के बैठ जाता है। तो आप उस टाइम जाकर पूछो तो बच्चे बोलेंगे हाँ मेरा यहाँ पर दर्द होता है, ठीक है। चलो, तो ये वाला बच्चे लोगों को, और एक बात बहुत जरूरी है कि बच्चे लोगों को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए स्पेशली बच्चा है, बच्चे लोग ना इधर उधर हाथ वाथ लगाता है, कुछ भी खा लेता है, चलते रहता है, ठीक है। तो पेरेंट्स को आप लोगों को सिखाना चाहिए कि बच्चे को कभी भी ये हाथ धोना, इधर उधर हाथ नहीं लगाना, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि कैंसर सेंटर में मैं आया है, इसलिए मुझे भी मालूम है मास्क पहनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वी हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बच्चे लोगों को हम लोगों को बोलना चाहिए प्लीज जब भी आप यूज करता है बच्चे को हाथ धोना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और खाना भी ज्यादा ये तेल वेल का खाना नहीं देना चाहिए, बॉइल्ड फूड देना चाहिए, ठीक है, बॉइल्ड फूड। तो हम लोग बोलो। का न्यूट्रिशन ये है, और डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है, मीन्स न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशनिस्ट है, हाँ, तो उन लोग बोलता है क्या क्या पेशेंट को खाना है, अटेंडेंस को जाके बोल देता है सब बच्चा का। लेकिन नीवा आप बोलने से नहीं होता नीवा, हम लोग को देखना भी है, सो नर्स आप लोगों को जाके देखना है क्या खाता है करके, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। सी डाइटिशियंस है ना, न्यूट्रिशनिस्ट है ना, डाइटिशियन क्या करेंगे, लिख के चले जाएंगे। यस सुदीप, हाथ किस लिए ऊपर किए सुदीप, हाँ बोलो। यस, आई एम लिविंग। या थैंक यू सुदीप सो मच, एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मैम। और एक सेशन है ना? Yes, yes, on 28 Saturday. Yeah, sure, we will meet on that day. Okay? Okay, ma'am. तो हम क्या बोलते हैं, डाइटिशियंस का है ना, डाइटिशियन बता के चले जाता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हमको देखना पड़ेगा कि बच्चा क्या खा रहा है, इन लोग क्या दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी, क्योंकि कभी बच्चा रो के बोलेगी मुझे चिप्स चाहिए, नहीं तो आजकल को क्या चीज है वो जो आता है ना पैकेट में, क्या है मैं भूल गया, पोटैटो चिप्स है वो सब आता है ना, कुरकुरे ये सब, ठीक है। तो बच्चे लोग बहुत रोने के टाइम है ना, माँ बाप वही लेके दे देता है बच्चे को, ठीक है। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, जब हॉस्पिटल में रहते हुए ध्यान सिर्फ ध्यान का नहीं है, उनको बोलना है ये क्यों दे नहीं सकता है, देने से क्या प्रॉब्लम होता है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सो टीचिंग, एम्पावरिंग द फैमिली मेंबर, नहीं तो टीचिंग द फैमिली मेंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और कुछ आपको पूछना है? आपने अच्छा केस लिया है, बच्चे का है, वेरी नाइस। थोड़ा सा डीप आप जा सकता था, फैमिली को पूछना था एक्चुअली, थोड़ा सा उनका माँ के बारे में, क्योंकि बच्चे के साथ माँ नहीं है ना, तो पैलिएटिव केयर में हम लोग हमेशा है ना, सिर्फ बच्चे का नहीं, फैमिली को भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा उधर जा सकता है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग डिस्कस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फैमिली के बारे में मालूम होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स बच्चे का बचपन से लेके का माइलस्टोन्स वगैरह भी मालूम होना चाहिए, जैसे कि बच्चा पैदा एट बर्थ बच्चे को क्या हुआ था, बर्थ के बाद में बच्चे कैसे था, पहले मतलब 3 साल पहले बच्चे को बीच बीच में कुछ क्योंकि ये माँ रहा ही नहीं बच्चे के साथ, ये नाना और मामा ने देखा होगा, बचपन से शायद बच्चे को बुखार आया होगा, बीच बीच में बच्चे को कुछ जॉइंट्स में दर्द हो गया होगा, दांत में थोड़ा सा खून आया होगा, शायद इन लोगों ने ठीक से क्या बोलते हैं अटेंशन दिया नहीं होगा, क्योंकि माँ भी बीमार है। गम ब्लीडिंग हुआ है मैम, बोला है। नहीं अभी का बात नहीं, अभी तो 3 साल है ना, ये कब से इनका ट्रीटमेंट शुरू किया था? 2021 अक्टूबर। यानी बच्चे को प्रॉब्लम इन लोगों ने देखा कब, 3 साल जब हुआ था, राइट, ठीक है।
मैं ये बता रही हूँ, अगर आप बैठ के बात करने से थोड़ा बहुत उनको मालूम हो, 3 साल बच्चा मतलब भागने वाला बच्चा है, 1 साल के अंदर तो बच्चा हो, है ना, शायद बच्चों को पहले से कुछ कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम हो गया होगा। नहीं, वो तो पूछा है मैम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था बोला है। वो नहीं मैं 2-3 मंथ हुआ है, उसका कंटिन्यूअसली फीवर है, तो दूसरा डॉक्टर को दिखाया है, फार्मेसी का मेडिसिन भी खिलाया है, कम नहीं हुआ है बोल के। बाद में किसी ने बोला है कैंसर हॉस्पिटल में लेके जाओ, तो यहाँ पे आने का बाद तो उसका डायग्नोस हो गया है। वही मैं निमा बोल रही हूँ, ठीक है, शायद बच्चे को प्रॉब्लम हुआ होगा, ध्यान नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, ध्यान नहीं होगा। अभी मैं आपको एक पेशेंट भी नहीं, वो इतना छोटा बच्चा भी नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। जब वो छोटा था, हमारा एक नर्स है, ठीक है, अभी वो एक बार ऐसे चल के आ रहा था, तो हमारा वो पैलिएटिव का जो स्टेप चलने के टाइम में ना, वो जैसे आया था ना, थोड़ा सा उसको सांस फूल रहा था, ठीक है, तो मैंने पूछा तुम्हारा सांस क्यों इतना फूल रहा है, वो भी पतला सा लड़का है, पतला सा, ठीक है, इतना सांस क्यों, कहीं तुमको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे पूछा था मैंने। तो वो मेरे को ऐसे देखा, मेरे से वापस मतलब पूछा, बड़ा आपको कैसे पता चल गया मेरे को कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है करके। मैंने बोला अरे तुम्हारा एज है, तुम इतना पतला है, तुमको कैसे सांस फूल रहा है, उसका मतलब कुछ तो कार्डियक प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसे लगा था, इसलिए मैंने, तो जरूर ऐसे था। वो नर्स ने मेरे को क्या बोला मालूम है, बचपन से वो कभी किसी के साथ खेलता नहीं था, वो बोल रहे थोड़ा खेलने के टाइम में ना टायर्ड हो जाता है, और थोड़ा सा चलने के टाइम उसको सांस फूलता था, ठीक है, वो क्या करता है जाकर बैठ जाता है कहीं, ठीक है, और माँ बाप भी है ना बोलेंगे खेलना नहीं मत खेलो, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे उसको 18 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब सोचो बचपन से लड़का किसी के साथ ज्यादा खेलना वेलना नहीं था, वो भी लड़का होने के बाद, ठीक है। 18 साल में वो नर्सिंग ज्वाइन किया, नर्सिंग का 2nd ईयर क्या हो गया, फिर उसको बहुत हमेशा टायर्ड रहता है, ज्यादा चल नहीं पाता, ये सब होता। तो एक बार क्या हो गया, ऐसे चलने के टाइम जो डॉक्टर ने देखा इतना पतला सा लड़का, लेकिन चलने के टाइम उसको बहुत मुश्किल हो जाता, बैठ जाता है, ठीक है, तो बोला चलो एक बार देखेंगे करके लेके गया, तो उस टाइम पता चल गया उसको VSD कर गया, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, जो बचपन से है, ठीक है, वो चल नहीं पाता था, सांस फूलता था, ठीक है, और जब उसको 20 ईयर्स कुछ हुआ था तभी उसको सर्जरी किया था। तो गैप देखो आप, ठीक है, तो कभी कभी छूट जाता है, ठीक है। ये अच्छा हो गया, बच्चे को थोड़ा सा अच्छा, मतलब बच्चे को बुखार था कंटिन्यूस, इसलिए इन लोगों ने लेके आया है। हमेशा गांव में हो सब लोग क्या करता है, बच्चों को बुखार हो गया जी सीधा फार्मेसी, जैसे आपने बोला फार्मेसी गया, बुखार है करके दवा लेगा दे देगा, ठीक है। हम लोग आगे नहीं सोचेगा कि बच्चे को और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जरा जाके देखेंगे करके, ठीक है। सो ये सब बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, लेकिन बहुत जरूरी है कि बच्चे लोगों को भी जब बुखार होता है, ये सब होता है, थोड़ा बहुत डॉक्टर लोगों के पास लेके जाना है देखने के लिए। ये नहीं कि फार्मेसी में गया, बच्चा बोला मेरा 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 पैर दर्द हो रहा है, गया थोड़ा सा विटामिन लेके दे दिया, नहीं, आगे कुछ हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। ये कौन लिखा है मैम, सिरप देने के बाद कितना मिनट के बाद वाटर देना चाहिए? अच्छा, ये हमेशा बताओ, पानी सिरप देने के बाद ना कम से कम आधा घंटा नहीं देना है, ठीक है, होल्ड करके रखना चाहिए, ओके। तो ये सब है ना बहुत जरूरी बात है जो हम लोगों को मन में रखना चाहिए, ठीक है। बच्चे लोगों के बारे में बहुत कुछ है, ओके। और कुछ नहीं तो वी विल वाइंड अप, ऑलरेडी 4:30। Okay, so thank you all so much. We will meet in the next session, and आप लोगों का फीडबैक आप दे दीजिए, ठीक है।